नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्नान पर्व और धार्मिक आयोजन का संचालन पूरी सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता इन सभी तैयारियों का मूल आधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रील बनाने वाले या फिर लापरवाह पुलिसकर्मियों की तैनाती ना की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अराजकता तत्वों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखी जाए और ऐसा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी आदेश दिए कि स्नान घाटों और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, प्लॉटिंग बैरियर और साथ ही आपातकालीन व्यवस्था सुविधाओं को पूरी तरह से सुनिश्चित किए जाए। धान खरीद की लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है और कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी बिचौलिए की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की उनकी उपज की उच्च मूल्य सीधे और पारदर्शिता तरीके से मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दिया है कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही स्नान पर्व को लेकर बेहद ही ये बैठक अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही रीलबाज पुलिसकर्मी, लापरवाह पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की बात की और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी बैठक की है और इस दौरान व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ बैरियर लगाने की भी बात कही गई है और आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी तरह से सुनिश्चित हो। और इसके साथ ही बैठक में धान खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि बिचौलिए की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान बड़ा निर्देश दिया है। मुजफ्फरनगर में पिंटू सैनी हत्याकांड का मामला अब गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं ये मामला अब कहीं ना कहीं तूल भी पकड़ता जा रहा है। मृतक पिंटू सैनी के परिजनों ने भागीरथ सेना के साथ मिलकर एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और मुख्य आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। यहां तक कि वो पीड़ित परिवार को धमकियां तक दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि यदि 13वीं से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो एसएसपी ऑफिस पर ही पिंटू सैनी की 13वीं का आयोजन करेंगे। और इस चेतावनी से जिले का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। प्रदर्शन के दौरान भागीरथ सेना के पदाधिकारियों और परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात की, जहां उन्होंने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। परिजनों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले रामलीला टीले पर पिंटू सैनी की बेरहमी से पीट कर जान ले ली गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था और अब परिजन और सामाजिक संगठन लगातार न्याय की मांग को लेकर प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, मामला हाल ही का है। पिछले जो भी हमारे पर्व गया दीपावली का, उसमें खास दिवाली वाले दिन हमारे मिंटू सैनी की हत्या कर दी गई एक साजिश के तहत, जिसमें कहीं ना कहीं अनसुना और लापरवाही प्रशासन कर रहा था। उसी मामले को लेकर एसएसपी साहब से मुलाकात हुई है। उसमें ये चाहते हैं कि जो नाम दर्ज मुकदमे हैं, 9 लोगों के नाम है हत्या में, 302 में मुकदमा दर्ज है, तो उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। उसी को लेकर आज एसपी साहब से मुलाकात हुई। लोगों का नाम दर्ज मुकदमा है और कितनी गिरफ्तारी? देखिए, नाम दर्ज मुकदमा जो है वो 9 लोगों के नाम है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 7 लोग फरार हैं। तो 7 लोगों के लिए ही हम आज एसपी साहब से मिले हैं और उनसे अपनी बात रखी है।
क्या कहा कप्तान साहब ने? देखिए, कप्तान साहब का एक मजबूत आश्वासन है, बहुत बढ़िया आश्वासन उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं 1 सप्ताह का समय मांगा है, 1 सप्ताह में वे साथों के साथ गिरफ्तारी हो जाएंगी। देखिए, मामला हाल ही का है, पिछले जो भी हमारे पर्व गया दीपावली का, उसमें खास दिवाली वाला दिन बता दें कि दिन पर दिन इस हत्या को लेकर लगातार यूपी में माहौल गर्म होता जा रहा है और इसके साथ ही परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप वर्मा हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर जो भगीरथी सेना के सदस्य है, पदाधिकारी है, वह मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार से मिलकर जो आरोपी है उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार से मिले। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका परिवार का यह भी आरोप है कि जो पुलिस है इस पूरे मामले में ढिलाई बरतती नजर आ रही है और जो आरोपी है वह मोहल्ले में खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वही जब पिंटू हत्याकांड मामले में जब उसकी 13वीं होगी तो जो एसएसपी ऑफिस है पिंटू हत्याकांड की 13वीं कप्तान साहब के ऑफिस पर होगी, यही जो भगीरथी सेना द्वारा चेतावनी दी गई है। जी, तो ये पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है कुलदीप जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भगीरथी सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उन्होंने जो पिंटू सैनी हत्याकांड है उस पर साफ तौर पर जो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कप्तान साहब से मिले और पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं और जो पुलिस है वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर जो आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कुलदीप जी, इस मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है कुलदीप जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस ने कोई भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं की है। जहां तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है 1 से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने जेल भेजा है और जबकि इसमें 10 से 12 के करीब जो व्यक्ति थे वे पीटने वाले थे और बाद में उपचार के दौरान पिंटू की मौत हो गई थी। जी, तो परिजनों का क्या कुछ कहना है, परिजनों की क्या मांग है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जो परिजन और जो भगीरथी सेना के जो कार्यकर्ता है वे एसएसपी से मिले और जो जितने भी इसमें मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर वे कप्तान साहब से मिले। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें यहाँ पर कि 13वीं से पहले गिरफ्तारी ना होने पर परिजनों ने यहाँ पर कड़ी चेतावनी दे दी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम देती है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिशन शक्ति 5 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूली छात्राओं से टिप्पणी और छेड़छाड़ करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये आरोपियों ने हरसौली पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर रोजाना स्कूल जाती छात्रों पर टोंट कसा और अभद्र व्यवहार किया। बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और इस चारों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों की कड़ी तरीके से खातिरदारी भी की ताकि आगे से कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोच ले। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा सार्वजनिक प्राथमिकता है और किसी भी तरह की छेड़खानी या फिर टोंटबाजी या फिर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस कार्रवाई से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है और लोगों ने पुलिस के इस सख्त रवैये की जमकर सराहना की है। संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सावन माह के दौरान कांवड़ियों पर कथित विवादित बयान देने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल महसूद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रियों को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। शिकायतकर्ता और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए आरोप लगाया कि उनके बयानों से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। बाद के सुनवाई के बाद से एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि दोनों नेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाए और इस रिपोर्ट बनाई जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है और यह मामला अब संभल की राजनीति और धार्मिक माहौल दोनों के लिए काफी संवेदनशील माना जा रहा है। जय श्री राम। मैं सिमरन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शक्ति दल। पिछले दिनों सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, उनकी फितरत है विवादित बयान देना सनातन धर्म को लेकर और हिंदुत्व को लेकर।
कुछ नीच इंसान ने एक हमारे सावन के महीने पर कावड़ियों को गुंडा मावली कहा। उसी कड़ी में एक संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने भी यही बयान दिया था जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। वैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की फितरत ही है हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, सनातन के खिलाफ बोलना। इन दोनों नेताओं ने ये कहा था कि जो कावड़ लेने जाते हैं वो गुंडे माफिया होते हैं। अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक झूठी फायरिंग की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये साजिश पूर्व में दर्ज एक मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से रची गई थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पे डिडौली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वसीम पुत्र हनीफ और मुसीम पुत्र मुंशी के रूप में हुई है, जबकि मामले में जुड़े एक अन्य व्यक्ति रहीस उर्फ रहीसुद्दीन पुत्र मोहम्मद इकरार को भी भूमिका सामने आई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा बरामद किया है और जिसका उपयोग फर्जी फायरिंग के लिए किया जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी झूठी घटना दिखाकर जांच पर प्रभाव डालने और पुराने केस में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता और जांच के बाद उनकी चाल बेनकाब हो गई। विभागीय कार्रवाई पूरी करने के बाद से दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की आगे की जाँच लगातार जारी है। और इस खुलासे के बाद से पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून के साथ छल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिनांक 20/10/2025 को वसीम पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला अहमद नगर कोतवाली नगर अमरोहा द्वारा थाना डिडौली पर अपने को गोली मारकर घायल किए जाने के संबंध में अशोक पुत्र छोटे व रघुवर पुत्र लाखन सिंह निवासी चौधरपुर मुरादाबाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग की विवेचना डिडौली पुलिस द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अशोक पुत्र छोटे निवासी चौधरपुर मुरादाबाद द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली मजबूला मुरादाबाद पर वरुण तथा अमन व अनुज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उक्त तीनों गिरफ्तार होकर जेल गए थे, जो कि अभी जेल में निरुद्ध हैं, तथा उक्त अनुज के भाई रवि व अशोक द्वारा योजना बना के तथा इस योजना में थाना डिडौली के मजारिया एचएस कमरे आलम के साथ मिलके इन लोगों ने योजना बनाई तथा इस योजना में उक्त वसीम व मुशीर को भी शामिल किया। यूपी के जालौन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बहू का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बहू की लगातार प्रताड़ना और मारपीट से परेशान एक सेना निवृत्त सैनिक और उनकी पत्नी, जो पेशे से शिक्षक हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू न केवल घर से उन्हें बाहर निकाल दिया, बल्कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की है। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहू को बुजुर्ग दंपति से झगड़ते और धक्का मुक्की करते हुए देखा जा सकता है। दंपति का कहना है कि उन्होंने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने एक पक्ष से कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, तो वहीं दूसरी ओर बहू ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। ये पूरा विवाद जालौन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोका जा सके। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर प्रसिद्ध गंगा मेला का शुभारंभ आज क्षेत्रीय विधायक राजीव ने फीता काटकर किया है। उद्घाटन के दौरान विधायक ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के साथ हर हर गंगे के जय घोष भी किए। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को मेले की शुभकामनाएं देते हुए उनकी परंपरा के बनाए रखने का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि सिपिया घाट पर यह गंगा मेला पिछले 17 सालों से लगभग आयोजित किया जा रहा है, जो अब की स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख गंगा मेला तिगरी घाट पर लगाया गया है, लेकिन इस बार सिपिया घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। और इस साल प्रशासन ने घाट पर बेहतरीन सुविधाओं और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मनोरंजन और खान पान के अनेकों दुकान भी लगाए गए हैं, जिससे मेले और भी आकर्षित बन गए हैं। आयोजकों के अनुसार इस बार मेले में 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले का समापन 5 नवंबर को किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल का मेला पिछले साल
संभल की तुलना में कहीं भी अधिक भव्य और सुव्यवस्थित है। ये हमारे धनौरा विधानसभा के सीपिया घाट पर बहुत पुराने समय से मेला लगता आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। तो मैं आज इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे आदरणीय महाराज जी और इस क्षेत्र के सम्मानित सभी गांवों के प्रधान, यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, हमारी विधानसभा के संयोजक और बछराइयों के मंडल अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ में उपस्थित रहे और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और उनके अन्य सहयोगी यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष माँ गंगा जी में स्नान करके पुण्य कमाने के लिए आते हैं। ये पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र का मेला है। यूपी के पीलीभीत जिले में आरटीओ वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दिल्ली, जयपुर और अन्य राज्यों की जोन वाली बसों की जांच की गई और ये कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है जिसमें बताया गया था कि कई बसों में अत्यधिक माल लादकर परिवहन किया जा रहा है और यहां तक कि बसों की छत पर भी भारी मात्रा में सामान रखा जा रहा था। अमीरिया क्षेत्र में आरटीओ और यात्रियों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अधिकारियों की संयुक्त टीम ने संघ चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान 3 बसों में तय सीमा से अधिक सामान पाया गया। बसों के अंदर यात्रियों की सीटों पर और ऊपर छत पर भी। यह कार्रवाई परमिट शर्तों के उल्लंघन और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के चलते की गई है। पुलिस ने नियम तोड़ने पर एक बस को थाना अमरिया और 2 बसों की थाना गजरौला में सीज कर दिया है और इसके अलावा 3 अन्य बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई, जो कि सुरक्षा मानकों और परिवहन नियमों का पालन नहीं कर रही थी। आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ओवरलोडिंग या फिर अवैध सामान ढोने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और ये अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि सुरक्षा और व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ऐसी बसें जो अपने परमिट शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध चल रही हैं, इसमें निरंतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी इस माह में भी कार्रवाई हुई है और 3 दिन से लगातार सघन अभियान चल रहा है, जिसमें जो है 4 बसें सीज हुई है और 6 बसों के चालान की कार्रवाई की गई है। कोई भी बस अपने परमिट शर्तों के उल्लंघन में अगर चलाई जाती है, मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, जिसके की फिटनेस वैध है, जिसके बीमा वैध है, इसके परमिट वैध है, वही बसें जो है संचालन हो सकती है। तो बसों में कितनी सवारी की क्षमता होती है? बसें अगर मिनी बस है तो 35 सीट की है, अगर बड़ी बस है तो 54 सीट की है। तो और स्लीपर बस है तो उसमें स्लीपर के साथ भी कुछ जो है सीटिंग कैपेसिटी होती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कब्र पर शौचालय बनवाने की मांग करना मजहब पर हमला है। सांसद का ये बयान उस समय आया है जब बीजेपी नेता टी राजा ने औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां पर शौचालय बनाने और मुगल इतिहास मिटाने की बात कही थी। जियाउर रहमान बर्क ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास को मिटाने की कोशिश करना घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ कर क्या हासिल होगा, ये हमारे देश की गंगा जमुनवी तहजीब के खिलाफ है। सांसद ने आगे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को जनता को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाने की बात का समर्थन किया। वहीं 470 सीटें जीतकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान को उन्होंने असंभव और अव्यवहारिक बताया। सांसद ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां कुछ 10 से 15 लोग देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। जियाउर रहमान बर्क ने इन बयानों से राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जबकि समर्थकों ने इसे धर्मनिरपेक्ष सोच की आवाज बताई है। घटिया निंदनीय सोच है इस प्रकार की बात करना कि जो गलत अल्फाज किए गए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता कि किसी के दूसरे के मज़हब के बारे में गलत अल्फाज कर करके उनका अपमान करें, लेकिन हम ये भी चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप हमारे मज़हब के सिलसिले में गलत अल्फाज कह करके हमें वो करो। तो ये घटिया निंदित सोच इस प्रकार की जिन लोगों की है गलत है और मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और जनता से मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को चुनाव के अंदर आप लोग को सबक सिखाएं। जहाँ तक इतिहास ख़त्म करने की बात है, इतिहास आप
दो इस पर सवाल बनते हैं। एक तो इतिहास अगर आप ख़त्म कर दोगे तो हासिल क्या होगा, मुझे इस बात का जवाब दें, देश की जनता का क्या हासिल मिलेगा। क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या देश की जनता को रोज़गार मिलेगा? क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या महंगाई ख़त्म होगी? इतिहास ख़त्म करने से क्या लोगों की तरक्की होगी? रोज़गार और स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ क्या उसमें बढ़ेंगी? तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट ज़रूर हो सकता है, और माइंड डाइवर्ट से कुछ देश की तरक्की नहीं होने वाली। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन सारी बातों का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटना है, और लोगों को बांटने का काम और लोगों ने भी किया है, इसलिए हमें उस रास्ते पर नहीं चलना। संभल क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों की मौजूदगी में खाद के गड्ढों की जमीन पर बने एक अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, और ये कार्रवाई करीब 150 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। जानकारी के अनुसार ये मकान लंबे समय से खाद के गड्ढों की भूमि और अवैध रूप से बना हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किए थे। इसके बाद से तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बुलडोजर अभियान चलाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और इस दौरान मौके पर पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहे, और ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तहसील संभल स्थित ये खाद के गड्ढे का नंबर है गाटा संख्या 320, जिस पर कि तहसीलदार संभल के न्यायालय में विधिक कार्रवाई के द्वारा इसको दिनांक 29/8/2025 को बेदखल किया जा चुका है। तत्पश्चात उसके बाद इसको 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस देने के उपरांत भी नोटिस का समय निकलने के बाद भी उक्त लोगों के द्वारा खाली नहीं किया गया, जिसको आज उप जिलाधिकारी व तहसीलदार महोदय के निर्देशन में टीम बना करके आज इसको बेदखली का कार्य किया जा रहा है। तहसील संभल। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।